हेलो दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं स्वदीप। आशा करता हूं आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा और अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 7 पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 7 का नाम है हमारा देश भारत। ठीक है, तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, आज हम भारत के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में केवल एक हम भारत का परिचय देखेंगे। भारत के बारे में डिटेल से हम कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए, भारत एक बहुत बड़े विस्तार वाला देश है और भारत का जो विस्तार है लगभग 29 डिग्री अक्षांशों में और लगभग 29 डिग्री देशांतरों के बीच फैला हुआ है। अगर हम भारत के चारों ओर के जो भौतिक जो क्षेत्र हैं या जो भौतिक उच्चावच हैं उनकी अगर हम बात करें तो उत्तर में, भारत के उत्तर में है हिमालय, एक नवीन विलित पर्वत है। ठीक है, उसके अलावा पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण नहीं, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये भारत का एक चारों ओर का मोटा मोटा एक परिचय है। अगर इसको हम मैप पे देखें इनको, तो ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो ये जो ऊपरी क्षेत्र दिख रहा है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, ये इनके अलावा अगर हम भारत के भौतिक विभाजनों को देखें तो ऊपर जो हिमालय वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र। उसके अलावा उसके नीचे ये आपको हरा हरा पोर्शन जो दिख रहा है ये है मैदानी क्षेत्र, और इसे भारत जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन देख रहे हो ये वाला, इसको बोलते हैं महान मैदान या उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, उसके बाद ये जो पीला पीला पोर्शन है ये है पठारीय क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ से लेके मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूँ। हाँ, अभी ये जो है ये है भारतीय प्रायद्वीप। तो ये भारत का प्रायद्वीप है और ये प्रायद्वीप पठारीय क्षेत्र है और ये तटीय मैदान है। इसके अलावा ये भारत के द्वीप समूह हैं, ये लक्षद्वीप है और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे भारत के भौतिक विभाजन की। जब आगे भारत को देखते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये है लगभग 32 लाख किलोमीटर, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत की जो उत्तर से या जो दक्षिण से उत्तर समझ लो या उत्तर से दक्षिण, ये लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है ये है लगभग 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी वही बात है जो मैंने आपको बताई है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो भौगोलिक उत्तर दक्षिणी विस्तार है वो 3200 बता रहे हैं, लेकिन ये 32 लगभग है। तो 3214 यहाँ पर उत्तर से दक्षिण है और पूरब से पश्चिम है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक ये 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। इनके अलावा भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, पठारी क्षेत्र है, तटीय भाग है, द्वीप समूह है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया है। अगर यहाँ की जलवायु की बात करें तो भारत में जलवायु वनस्पति वन्यजीवों के साथ साथ भाषा और सांस्कृतिक रूप से भी विविधता पाई जाती है। अगर हम इसी लाइन को अगर हम देखें समझें तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में उष्ण जलवायु पाई जाती है। और अगर हम राजस्थान वाले साइड जाएं अरावली के पश्चिम में तो यहाँ पर गर्म सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। पठारी क्षेत्र में गर्म जलवायु है। यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर हमें आर्द्र जलवायु मिल जाएगी, यहाँ पर लेकिन पर्णपाती मिल जाएगी। यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु मिल जाएगी। तो भारत में भी जलवायु के अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन टोटली अगर भारत की जलवायु को देखें तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और इन्हीं जलवायु के आधार पर भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और वन्यजीव पाए जाते हैं।
ठीक है, जहाँ जैसी जलवायु होगी उस हिसाब से वहाँ पर वनस्पति और वन्य जीव पाए जाएंगे। अगर हम भाषा और संस्कृति के आधार पर देखें तो भाषा और संस्कृति के आधार पर भी भारत में बहुत बड़ा भौगोलिक विभाजन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं आपको भारत का ये है राजनीतिक मानचित्र, अगर हम इसको देखें तो हर स्टेट अपने आप को अपनी एक अलग भाषा को प्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम दक्षिण की साइड जाएं तो ये तमिलनाडु है, ये तमिल भाषा है, यहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है, तमिल बहुल क्षेत्र है। केरल मलयालम भाषा क्षेत्र है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है ये है द्रविड़ भाषा क्षेत्र है। कर्नाटक कन्नड़ भाषा क्षेत्र है। महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, ओडिशा ओडिसी, बंगाल बंगाली भाषा का है। असम असमिया, मणिपुर मणिपुरी भाषा के लिए है। बिहार में बिहारी या भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश जो हिंदी के लिए है, लेकिन यहाँ पे बहुत सी भाषाओं मिक्स है, क्योंकि यहाँ पे अवधी और ब्रज भाषा और भी है बोली जाती हैं। राजस्थान में भी कई भाषाएं हैं, जैसे मेवाड़ी है, राजस्थानी भी है। पंजाब में पंजाबी, और हिमाचल में पहाड़ी या कांगड़ी भाषा, और कश्मीर में कश्मीरी, और भी कई भाषाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के जो राज्य हैं ये भी भाषाई रूप से अलग हैं, तो यहाँ पे संस्कृतियों का भी अंतर देखने को मिलता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत एक राष्ट्र है, यानी कि इन सभी में एकता है, क्योंकि इनके मध्य जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनमें काफ़ी उनकी जो जुड़ाव की जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी हैं, इसलिए भारत आज भी एक है। इसको अगर मैं इसी बात को अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो आप देखिए कि जो हमारी 4 धाम की यात्रा होती है, उस यात्रा में जब हम रामेश्वरम जाते हैं तो रामेश्वरम का से जब हम गंगोत्री जाते हैं तो गंगोत्री से जो जल लिया जाता है गंगा जल, वो गंगा जल दक्षिण में जब रामेश्वरम तीर्थ पर जाते हैं तो वो गंगा जल रामेश्वरम में जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है उत्तर पूर्व व पश्चिम में। तो ये जो हमारी संस्कृति है, धार्मिक संस्कृति है, ये हमें आपस में जोड़े रखती हैं। यहाँ पर भी आपको भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी, तो ऊपर उत्तर भारत में भी। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो धार्मिक कल्चर है हमारा और सांस्कृतिक कल्चर, भाषाई कल्चर, सारी चीज़ें उन्होंने एक दूसरे को जोड़ रखा, और ये जो जड़ हैं काफ़ी गहरी हैं। इसी वजह से आज हम भारत एक है, भाषाई रूप से अलग है या कई विभाजन है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत आज भी एक है। चलिए हम आगे इसको शुरू करते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर हम देखें भारत की पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर स्थिति देखें पृथ्वी पर, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। और अगर जो चारों गोलार्धों में से देखें तो भारत पूरी तरह उत्तर पूर्वी हिस्से में पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये जो पृथ्वी है इसको, ये हो गई 0 डिग्री देशांतर, ये हो गई भूमध्य रेखा, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे इस वाले हिस्से में आता है पूरी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से निकलते हैं, और ये भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ठीक है, और पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। देखो, मैंने आपको बताया था भारत का जो विदेशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री है, यानी कि 29 देशांतरों में विभाजित है। देखो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। और इतना बड़ा भौगोलिक विस्तार होने के बाद भारत में के जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो पूर्वी हिस्सा यानी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात में लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। यानी कि अगर सुबह 4 बजे सूरज
अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, तो गुजरात में वही सूरज हमें 6 बजे देखने को मिलेगा। देखिए, अब जो भारत का टाइमिंग, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 बजे सूरज निकल रहा है और यहाँ पे 6 बजे सूरज निकल रहा है, तो इस बात को हम कैसे डिसाइड करें? तो भारत के मध्य से एक मध्य देशांतर निकलती है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का समय इसी देशांतर, यानी कि जब इस देशांतर पर दोपहर के 12 बजेंगे या इस देशांतर पर जो भी समय होगा वो भारत का मानक समय होगा। और ये पूरे देश में इसी टाइम के हिसाब से जो कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं वो सभी, ऑफिस टाइम जो भी है या टेलीविज़न का टाइम है, वो इसी देशांतर के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। ये जो देशांतर है ये इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से निकलती है। तो इसी के हिसाब से, यानी कि जब यहाँ पे 12 बजेंगे तो 1 घंटा का अंतर यहाँ पे होगा, 1 घंटे का अंतर लगभग यहाँ पे होगा। ये बिल्कुल बीच से निकलती है। मैं आपको उसको मैप पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो डॉट डॉट की हुई लाइन है यही है 82.5 डिग्री देशांतर। अब ये निकलती कहाँ कहाँ से है? ये भारत के 5 राज्यों से निकलती है। एक तो है उत्तर प्रदेश, फिर है ये मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से ये गुजरती है। ठीक, भारत के इस वाले हिस्से को जैसे आपने कैप कैमोरिन बोलते हैं, यानी कि ये जो ये तटीय हिस्सा आपको दिख रहा है भारत के, ये दक्षिणी जो, इसको कैप कैमोरिन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश बेसिकली आप सभी को पता होंगे, लेकिन पड़ोसी देशों को मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ये है भारत का ऑफिशियली मैप जो भारत सरकार ने जारी किया है। तो इस मैप में अगर हम देखें तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और पश्चिम उत्तर में है अफ़गानिस्तान। ठीक है, और इसकी सीमा लगती है पाक अधिकृत कश्मीर से। भारत के अगर हम उत्तर में ही, या ये उत्तर में ही चीन है, उसके अलावा नेपाल है, भूटान है, 3 देश हो गए। उसके अलावा भारत के पूरब में है म्यांमार, और भारत के बीचों बीच या पूरब में ही इसको बोल सकते हैं, तो भारत के पूरब में बांग्लादेश भी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत से टच करती है, यानी कि जो भारत से जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके अलावा भारत के पड़ोसियों में जो जलीय सीमा साझा करते हैं उनमें है श्रीलंका। यहाँ पे नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे मालदीव मिल जाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमें इंडोनेशिया मिल जाएगा। तो ये भी हैं, लेकिन सामान्यतः जो है ये मानते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। लेकिन भारत के बेसिकली अगर हम देखें तो भारत के 7 पड़ोसी देश नहीं हैं। भारत के 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लगभग 8 डिग्री देशांतर से मालदीव अलग होता है, और यहाँ पर ग्रेट चैनल से 8 डिग्री चैनल से मालदीव अलग होता है, और ग्रेट चैनल से इंडोनेशिया भारत से अलग होता है, या अंडमान निकोबार। ठीक है, वर्तमान भारत में अभी के लिए 28 राज्य हैं भारत में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों को आपको मैं बता देता हूँ। अभी जो दमन दीप और दादरा नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया, इसलिए भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। भारत के अगर भौतिक विभाजन को अगर हम देखें तो ये देखो, हिमालय के बारे में वो मैंने आपको बताया था कि भारत के उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये देखिए, भारत के भौगोलिक आकृतियों के बीच भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह आदि पाए जाते हैं। उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है, और इसकी 3 प्रमुख सामान्यतः श्रृंखलाओं में ये बांटा जाता है। तो एक है बृहत हिमालय, जिसे महान हिमालय कहते हैं या हिमाद्री भी कहते हैं।
इसे हिमाद्री भी कहते हैं। और इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। मध्य हिमालय ये बृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसे लघु हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। और इस पर कई लोकप्रिय स्थानीय टूरिस्ट प्लेस भी स्थित हैं। इसी के दक्षिण में, लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक रेंज है और ये सबसे नवीनतम रेंज है। ये देखिए, ये हिमालय का एक चित्र है और आप ये देखिए, हिमालय जो है ये लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्र 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और एक तलवार की आकृति में ये फैला हुआ है। हिमालय एक नवीनतम पर्वत है। यहाँ पर ये है भारतीय प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट। इनके टकराव के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय से अब बात करते हैं। अगर आप देखो तो ये, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, ये मैदानी क्षेत्र है और ये शिवालिक रेंज है। यहाँ से कई नदियाँ मैदान की ओर आ रही हैं। तो ये एक मैंने आपको दिखाने के लिए इमेज ली थी। तो ये आप देख सकते हैं, अलग उठा हुआ क्षेत्र देख सकते हैं कि ये मैदान है और इसके बाद यहाँ से ये उठा हुआ क्षेत्र हिमालय को प्रदर्शित करता है। हिमालय के जो दक्षिण में, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान है और ये उत्तर भारत के मैदान भारत की 3 प्रमुख नदी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण हुआ है। तो अवसाद जड़ों मृदा थी जिसके जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये जो मैदान है ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है, ठीक है। उपजाऊ या सिंचित मैदान भी, उपजाऊ तो है ही, इसके अलावा ये विश्व का सबसे ज़्यादा सिंचित मैदान है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस मैदान का उपयोग नहीं कर पा रहे या इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और भारत की जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं मैदानों में संकेंद्रित है। इसके अलावा इसके पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल भी है और ये भी इसी मैदान का पार्ट है। लेकिन भूगर्भ हलचलों के चलते अब ये मैदान जो है रेगिस्तान में बदल गया है और यहाँ पे वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। आगे बात अगर हम देखें, ये भारत का एक मैप और है। तो ये देखिए, ये उत्तर भारत का मैदान पूरा आप देख सकते हैं। तो ये वाला अगर आप हिस्सा देख रहे हैं, ये है थार मरुस्थल। और ये जो आप इसमें देखो, ये जो आपको रेंज दिख रही है ना, ये वाला हिस्सा, ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत दुनिया के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये है मैदानी क्षेत्र और ये आप देख सकते हैं, ये गंगा नदी है। गंगा नहीं, यहाँ से ये नदी मिली हुई है और गंगा अगर आप देखें तो ये गंगा आ रही है, गंगा ये है और ये है यमुना, ये आगे आके मिल जाती हैं। और ये जो नदी आप देख सकते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र और आगे जाके ये मिलती हैं और मेघना के नाम से ये समुद्र में समा जाती हैं। तो ये देखिए, ये गंगा का डेल्टा भी है, आप देख सकते हैं, ये गंगा का डेल्टा है। कितना बड़ा डेल्टा है आप देख सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस बात को भी याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक। आगे चलते हैं। ये है थार मरुस्थल और थार रेगिस्तान। और थार रेगिस्तान में अगर आप ये देखो, ये अरावली रेंज है और ये पूरा रेगिस्तान है। और ये जो नदी आप देख रहे हो, ये है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी के जल के कारण ये इतना हिस्सा ग्रीनरी से भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर खेती वगैरह होती है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, हमारे यानी भारत के क्षेत्र का जो हिस्सा है उसको थार मरुस्थल बोलते हैं। जो हिस्सा पाकिस्तान वाली साइड है रेगिस्तान का, उसको क्या बोलते हैं? इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैदान से निकलते हैं प्रायद्वीपीय पठार की ओर। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ये वही भाग है जो गोंडवाना लैंड से टूटकर
उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ था। ठीक है, ये जो है ये त्रिभुजाकार आकृति में है और इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है और ये काफ़ी भूगर्भिक हलचलों के हिसाब से ये काफ़ी शांत क्षेत्र है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है, इसको मैंने आपको बता दिया है। इनके अलावा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत भी हैं। इनके बीच से नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। ये जो नदियां हैं ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो भारत की जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से ये दो नदियां प्रमुख हैं। उनमें से नर्मदा सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, और सतपुड़ा जो है वो ताप्ती जो है वो सतपुड़ा और अजंता एलोरा भी बोल सकते हो या हरिश्चंद्र पहाड़ियों के मध्य से गुजरती है और ये जाके अरब सागर में गिरती हैं। जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग जब गोंडवाना लाइन से टूटा था तो उसके टूटने से वहाँ प्रायद्वीपीय भाग पर कगार बन गए थे। उन कगारों को आज हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री और पूर्वी घाट कहते हैं, जिनमें से पश्चिमी घाट एक सतत श्रृंखला है और जो पूर्वी घाट है वो बीच बीच में से टूटा फूटा है, क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उन्होंने उनके अवसाद के कारण कई जो भाग है वो उस जड़ोर में दब गया है, तो बीच बीच में वो कटी फटी सी दिखती हैं। और इसी क्षेत्र में लोहा, कोयला और अन्य खनिजों की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम काफ़ी विस्तार से देखेंगे। ये देखिए, ये है दक्षिण भारत का मैप, और ये जो आप देख रहे होगे, अगर ये वाला हिस्सा ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये है पूर्वी घाट। ये देखो बीच में ब्रेक हुआ है, और अगर मैं इसको हटाऊं तो ये देखो, हाँ ये पूरा है। इसके बाद ये देखो यहाँ पे ये फिर से शुरू होता है। तो ये है नदी, ये एक नदी है जिसके कारण से यहाँ पर ये बीच में ब्रेक हुआ है। तो ये कगार है जो गोंडवाना लैंड बताता है कि गोंडवाना लैंड से जब भारत अलग हुआ था, तो ये उसके साक्ष्यों को बताता है। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के खनिज मिलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। ये जो मैप है, हाँ ये है नर्मदा का मैप, ये मध्य भारत के मध्य प्रदेश के क्षेत्र का। और अगर आप इसमें देखो तो ये वाला ये नदी जो दिख रही है आपको, ये है नर्मदा। ये पूरी जो नदी आपको दिख रही है ये है नर्मदा नदी, ठीक है। और ये जो ऊपर आपको लाइन सी दिख रही है ये वाली, मैं कलर बदल देता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना पूरी पर्वत श्रेणी आपको, ये है विंध्याचल। और इसके जो पश्चिम में अगर आपको ये वाला हिस्सा जो दिख रहा होगा ये है सतपुड़ा। तो ये विंध्य और सतपुड़ा है, और इसके पश्चिम में ही सतपुड़ा के दक्षिण में आपको ताप्ती नदी मिल जाएगी। आगे देखें तो ये है अरावली। मैंने आपको बताया था, मैं अरावली को आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। ये अरावली है, और अरावली रेंज, यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं। ये देखो नदियाँ निकल रही हैं थार के लिए। ये रेगिस्तानी एरिया है। ये देखो, ये पर्वत किसी समय, यानी कि ये इसका जो निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। जब ये इसका निर्माण हुआ था तो ये पर्वत लगभग लक्षद्वीप से लेकर आज हिमालय जहाँ है वहाँ तक फैला हुआ था। लेकिन समय के साथ इसका अपरदन होते होते आज ये केवल एक छोटी सी पहाड़ी टाइप में बना हुआ है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, ठीक है। ये देखो यहाँ से कई नदियाँ निकल रही हैं। अरावली रेंज ये आप देख सकते हैं। ये एक बलित पर्वत है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सा एक बलित पर्वत है, तो आप ध्यान रखना कि अरावली एक बलित पर्वत है, लेकिन ये बहुत पुराना है। प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये देखिए, मैं अभी आपको जो बता रहा था पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बारे में, तो ये बाद जो घाट हैं
इन घाटों से जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों ने तटीय मैदानों को भी निर्मित किया है। तो जो तटीय मैदान हैं ये पूरब में अपेक्षाकृत बहुत चौड़े हैं और पश्चिम में इनके जो मैदान हैं वो बहुत संकरे हैं। क्योंकि ये आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के तटीय मैदान जो हैं पूरब में अधिक संकरे हैं, पूरब में अधिक चौड़े हैं और पश्चिम में संकरे हैं। इसका कारण क्या है, या पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो संकरे क्यों है, इसका कारण बताइए। तो इसका यही कारण है कि पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर, अगर एक मिनट में इसको कंप्लीट कर लूँ फिर आपको मैप में इसको समझाता हूँ। तो ये देखो तटीय मैदान का एक इमेज है। यहाँ पे महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो पूरब की ओर बहती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है, ये अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। अभी आपको मैं मैप में दिखाता हूँ नदियाँ। ये देखिए, ये दोनों मैप हैं, इसमें पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों हैं। पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं वो यहाँ से यहाँ तक ही जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे ये देखो, ये एक नदी दिख रही होगी। तो ऐसे ही, क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी बहुत तेज़ी से निकलती हैं और इन्हें अपरदन करने का जो भी अपरदन करती हैं तो वो यहाँ पर निक्षेपित नहीं कर पाती हैं और ये जाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। तो इनकी तेज़ बहाव के कारण और इन्हें जगह कम मिलने से ये अपरदन भी कम करती हैं और उसे निक्षेपित नहीं कर पाती। इस वजह से पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। लेकिन अगर पूर्वी तटीय मैदान को देखें तो पूर्वी तटीय मैदान इसलिए काफ़ी चौड़े इसलिए क्योंकि यहाँ से पश्चिमी घाट से जो नदी निकलती है वो बहते हुए यहाँ जाती है, तो इन्हें काफ़ी लंबा क्षेत्र मिल जाता है। तो यहाँ से ये जो भी अपरदित या जड़ों लेके आती हैं वो यहाँ पर वो निक्षेपित कर देती हैं। तो इन्हीं डेल्टाओं के कारण पूर्वी मैदान जो है वो काफ़ी विस्तृत है। अभी आपको इसमें एक इमेज में एक चीज़ और दिख रही है, ये है मगन तट, महाद्वीपीय मगन तट। ओशनोग्राफी में जब पढ़ेंगे तो भारत के जो पूर्वी महाद्वीपीय मगन तट हैं वो छोटे हैं, पश्चिमी मगन तट काफ़ी बड़े हैं। तो उसका कारण भी सेम यही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जड़ों पहले ही से निक्षेपित कर दिया गया है। तो अब नदियाँ अंदर जाएंगी तो उनके पास क्या बचेगा, तो थोड़ा बहुत ही कुछ बचेगा, तो वहाँ पर वो यहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं। यहाँ पर नदियों के पास बहुत सारा जड़ों होता है और वो यहाँ पर तट यानी कि तटीय मैदानों में निक्षेपित नहीं कर पाती हैं, या करती भी हैं तो बहुत कम मात्रा में करती हैं। तो वो जो भी जड़ों लेके जाती हैं लेकर समुद्र से मिलती हैं तो वो सब सारा का सारा जड़ों समुद्र में ही डाल देती हैं। तो इसलिए जो है भारत का पश्चिमी तटीय मगन तट काफ़ी चौड़ा है। अगर मेरे पास इसका कोई दूसरा मैप होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। नहीं है तो आप एक काम करना, भारत का इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है मैप। अगर मिला नहीं है शायद मेरे पास, तो आप एक काम करना, एक बार इस गूगल मैप खोलना और या आपके पास फिजिकल मैप होगा, एटलस होगी, उसमें देखना तो आपको ये दिख जाएगा। मैं आपको जो कुछ बताया वो दिख जाएगा। अब आते हैं द्वीप समूह। और भारत में मैंने जैसे बताया दो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप है प्रवाल द्वीप हैं और इनका निर्माण प्रवालों से हुआ है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो है 8 डिग्री और 9 डिग्री जो चैनल है ये इनके बीच या इनको अलग करते हैं एक तरह से। 8 डिग्री, जैसे 8 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया था, ये देखो ये है 8 डिग्री चैनल और ये है 9 डिग्री चैनल। ये है मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है और मिनिकॉय जो है मालदीव से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है और मिनिकॉय लक्षद्वीप का जो अन्य द्वीप है उनसे 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। अब ये 9 डिग्री 8 डिग्री है क्या,
तो 9 डिग्री 8 डिग्री यानी कि 8 डिग्री का मतलब है यहाँ से 8 डिग्री अक्षांश गुजरती है। 9 डिग्री का मतलब है यहाँ से 9 डिग्री अक्षांश गुजरती है। ठीक है, ये प्रवाल द्वीप है और ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आ जाएं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे देखो ये नॉर्थ अंडमान है, उसके बाद ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, फिर ये लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है और ये है ग्रेट निकोबार। ठीक, अब नॉर्थ अंडमान जो इसकी राजधानी है वो है अंडमान आइसलैंड में है और ये साउथ अंडमान जो है वहाँ पे स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और ये जो अंडमान नॉर्थ साउथ या साउथ अंडमान लिटिल अंडमान से डेक्कन पैसेज से अलग होता है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेक्कन पैसेज किन दो को अलग करता है, या ये पूछा जा सकता है साउथ अंडमान लिटिल अंडमान से किस से अलग होता है। तो ये देखिए डेक्कन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान या साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। और अंडमान सी याद रखना, अंडमान सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में है। अंडमान सी को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है। लिटिल अंडमान जो है 10 डिग्री चैनल, यहाँ से 10 डिग्री देशांतर निकली है, इससे अलग होता है कार निकोबार से। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। और यहाँ पे ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार ग्रेट चैनल से अलग होता है जो है इंडोनेशिया से। तो ये भारत का मोटा मोटा मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी और आशा करता हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। और ये क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। कल क्लास 7 की NCERT से स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान